Hello India, I welcomes you in my YouTube channel Dev Physics Tutorials. So today we are going to study the numericals from chapter number 2 and we are going to commence the numerical from numerical number 19. Already numerical up to 18 we have studied, we have discussed. Now numerical number 19 is just you can read the numerical at your screen. Length on the astronomical scale, it is the distance of an object that will show a parallax of 1 second. थीटा जो है 1 second दिया है, पैरेलैक्स मतलब थीटा की वैल्यू दी जा रही है, parallax of 1 second of arc from opposite ends of a baseline equal to the distance from the earth to the sun. Okay, how much is parsec in terms of meter? parsec की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, आपको पता करना है parsec कितना होता है. देखिए क्वेश्चन में आपको समझा दूं क्या है. 1 सेकंड का एंगल बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 1 सेकंड दिया गया है. ओके, और इसके सामने वाली लाइन पे यहाँ पे बनने वाली जो आर्क है, आर्क को कितना लिया गया है, सन से अर्थ की डिस्टेंस के बराबर. तो आर्क जो ली गई है वो 1 AU के बराबर ली गई है. अब आप सोचोगे सर AU तो दिया नहीं है, AU इसमें मेंशन तो है नहीं, कहीं भी नहीं लिख रहा, फिर आपने AU कैसे लिखा? क्योंकि सन से अर्थ की जो डिस्टेंस होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है और उसने क्वेश्चन में दिया है कि ये जो आर्क बन रही है सन से अर्थ की डिस्टेंस के बराबर बन रही है. ओके, थीटा दिया है, आर्क पता है और हमें पूछी जा रही है यहां से ए बी सी ये वाली डिस्टेंस, इसको रेडियस भी कहते हैं, ए बी कह लो या ए सी कह लो, ये रेडियस कहलाती है. रेडियस पूछी जा रही है और ये जो रेडियस है वो क्वेश्चन में ही डिफाइन कर रहा है कि यहां से यहां तक की जो रेडियस है ये पार्सेक कहलाती है. क्या कहलाती है? पार्सेक. चलिए तो फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू होता है सामने वाली डिस्टेंस जो कि आर्क कहलाती है अपॉन में रेडियस. ओके, आर्क कितनी है? आर्क है 1 AU के बराबर और रेडियस कितनी है? रेडियस है 1 पार्सेक के बराबर और थीटा आपको कितना दिया गया है? 1 सेकंड. ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 1 पार्सेक कितना हो जाएगा सर? 1 पार्सेक इज इक्वल टू हो जाएगा 1 AU बाय थीटा. अब एक काम करो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कन्वर्ट कर लो. 1 AU इज इक्वल टू होता है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर अपॉन में थीटा. थीटा कितना दिया है? 1 सेकंड. 1 सेकंड को कैसे कन्वर्ट करोगे? साइड में लिख देते हैं, क्योंकि थीटा दिया है 1 सेकंड. 1 सेकंड को किस में कन्वर्ट करना होगा सर? SI यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा और थीटा की SI यूनिट सिस्टम के अंदर यूनिट क्या होती है? रेडियन. तो 1 सेकंड को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 सेकंड इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन. ये फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा आपको. 1 सेकंड इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन. आप वापस से वीडियोस में जाके इसको देख सकते हैं. तो 1 सेकंड में कितने 1 सेकंड की वैल्यू को रेडियन में पुट कर दो. यहाँ थीटा की वैल्यू होगी 1 सेकंड. 1 सेकंड का मतलब है पाई अपॉन 180 इंटू 60 डिवाइड में जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन. अब ये डिस्टेंस जो है पार्सेक है, इसको सॉल्व करने से हमें पार्सेक की वैल्यू मिल जाती है और इसे सॉल्व करके मैं आपको बता दूं, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख सकते हैं. 1 पार्सेक इज इक्वल टू आ जाता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 क्या मीटर. तो ये वैल्यू आपको याद भी रखनी है, पार्सेक की डेफिनेशन भी याद रखनी है. अगर 1 सेकंड अगर जो पैरेलैक्स है उसकी वैल्यू 1 सेकंड हो और उसके सामने जो आर्क बन रही है वो 1 AU के बराबर हो, तो जो रेडियस है वो क्या कहलाती है? 1 पार्सेक. और 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी आती है? 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर. लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 20. द नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी उसका नाम दिया गया है और टू अवर सोलर सिस्टम, अपने सोलर सिस्टम के अंदर जो सबसे पास वाला स्टार है उसकी डिस्टेंस दी जा रही है इज 4.29 लाइट ईयर्स अवे. वो हमसे 4.29 लाइट ईयर्स दूर है. ओके, फुल स्टॉप. हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पारसेक? तो पारसेक के टर्म में आपको ये डिस्टेंस पता करनी है, मतलब वो जो डिस्टेंस दी गई है लाइट ईयर में उसको पारसेक में आपको कन्वर्ट करना है. ओके, हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार शो व्हेन viewed फ्रॉम टू लोकेशंस ऑफ द अर्थ 6 months अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन. पहले पार्ट को करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के, जिसमें जो डिस्टेंस दी जा रही है, डिस्टेंस कितनी दी गई है? 4.29 लाइट ईयर्स. ये है ये एक अल्फा सेंचुरी है, एक स्टार है जो कि अर्थ से
जो कि जिसकी डिस्टेंस दी जा रही है 4.29 लाइट ईयर्स, डिस्टेंस दी जा रही है 4.29 लाइट ईयर्स। इस डिस्टेंस को आपको कन्वर्ट करना है पारसेक में। तो ठीक है, पहले एक काम करो, पहले लाइट ईयर को कन्वर्ट करो मीटर में, क्योंकि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अब 4.29 लाइट ईयर्स किसके बराबर हो जाएगा, तो 4.29 लाइट ईयर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 इंटू 4.29। ये आ जाता है। इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा मीटर में। ओके, 1 लाइट ईयर में इतने मीटर, तो इतने लाइट ईयर में कितने मीटर, वो हम इससे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हो जाती। इस डिस्टेंस को हमें, ये जो डिस्टेंस आ रही है, ये डिस्टेंस 9.46 इंटू 10 की पावर 15 इंटू 4.29 मीटर जो आ रही है, इसको हमें पारसेक में कन्वर्ट करना है। क्योंकि अब हम जानते हैं, आपको पता है कि 1 पारसेक इज इक्वल टू होता है 1 पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। एक पारसेक में इतने मीटर होते हैं। तो दिए गए मीटर को कन्वर्ट करना है पारसेक में, उल्टा चलना है। भी दिए गए मीटर को कन्वर्ट करना है पारसेक में, उल्टा चलना है। तो एक काम करो, ये जो डिस्टेंस मीटर में दी जा रही है, इसको 3.08 इंटू 10 की पावर 16 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, पारसेक में। ध्यान रखना, दिए गए मीटर को जब भी पारसेक में कन्वर्ट करना हो, तो जो भी मीटर दिया जा रहा है उसको 3.08 इंटू 10 की पावर 16 से डिवाइड कर देंगे। वो जो मीटर है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पारसेक में। और इसको कन्वर्ट करने के बाद न्यूमेरिक वैल्यू, चलिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, ये आ रही है 1.32 पारसेक। पार सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रही है 1.32 पारसेक। देखिए, सेकंड पार्ट पे अब चलते हैं। सेकंड पार्ट की पहले कहानी क्या है उसको रीड कर लेते हैं। हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार शो, पैरेलैक्स मतलब एंगल, व्हेन व्यूड फ्रॉम टू लोकेशंस ऑफ द अर्थ 6 मंथ्स अपार्ट। अर्थ के ऊपर देखिए, अर्थ के ऊपर मान लीजिए 6 महीने में अर्थ यहां से यहां पहुंच गई, सन के अराउंड में रोटेशन कंप्लीट कर रही है, और 6 महीने में मान लीजिए 6 मंथ्स के बाद यहां से यहां डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे पहुंच जाती है। ओके, ये सन है, और यहाँ पे जो अल्फा सेंचुरी है, जिस स्टार को हम देख रहे थे, उसकी पोजीशन यहां से यहां तक चेंज हो जाती है। देखिए, एंगल इतना बन रहा है, ये थीटा, यही पूछा जा रहा है, इसी को पैरेलैक्स बोल रहे हैं। ये अल्फा सेंचुरी है, ये अर्थ के ऊपर 0.1 है, ये अर्थ के ऊपर 0.2 है। तो 6 महीने के बाद पोजीशन कुछ ऐसी होगी कि अर्थ जो है यहां से अब दूसरी पोजीशन पे पहुंच चुका होगा। तो इस बीच में ऐसा करने से ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल पूछा जा रहा है। ओके, थीटा इज इक्वल टू होता है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क मतलब ये यहां से यहां तक। इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं, जब ऐसा सिंपल डायग्राम बनाते हैं तो थीटा, ये थीटा कहलाता है, इज इक्वल टू होता है सामने वाली चली गई डिस्टेंस 0.1 से 0.2 तक आर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है रेडियस। यही होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, ये थीटा ही हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा ये फाइंड आउट करना है। तो आर्क क्या है, यहां से यहां तक चली गई दूरी, ये कितनी दूरी होगी, तो सर 6 महीने में अर्थ जो है आधा रोटेशन कंप्लीट कर जाती है। आधा रोटेशन कंप्लीट करने का मतलब क्या है, आर्क कितनी बनेगी, आर्क बनेगी हाफ सर्कमफेरेंस के बराबर। तो आर्क जो होगी वो हाफ सर्कमफेरेंस के बराबर होगी, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई इंटू आर। आर क्या है, रेडियस। कौन सी रेडियस है, लेकिन ध्यान रखना, ये सर ये वाली रेडियस होगी यहां से यहां तक, क्योंकि हमें ये वाली सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये होगी रेडियस। इस रेडियस की बात कर रहे हैं, और ये कौन सी रेडियस है, सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस। सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, उसी को रेडियस कंसीडर कर रहे हैं। किसको, सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस, उसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। और सन से अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई इंटू ये वाली रेडियस, वो होती है 1.5 इंटू 10 की पावर 11, और जिसको प्यार से बोला भी जाता है 1 AU।
1 AU इज इक्वल टू होता है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 क्या मीटर। सन से अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 हमेशा से। ओके, आर्क मुझे पता चल चुकी है, इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं आर्क पता कर लूंगा, कौन सी आर्क जिसमें अर्थ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा है, और अर्थ के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने की वजह से एंगल जो सेंचुरी पे चेंज होगा अल्फा सेंचुरी पे, वो पूछा जा रहा है। ओके, आर्क पता चल गई। रेडियस, अब रेडियस कौन सी, रेडियस ये आएगी ये वाली, क्या होता है अल्फा सेंचुरी से अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो वाली रेडियस, ध्यान रखना पहले रेडियस ये वाली थी अर्थ के रोटेशन की रेडियस, और अभी क्योंकि मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू होता है जो अर्थ ने आर्क बनाई है वो फाइंड आउट हो गई अपॉन में अल्फा सेंचुरी से अर्थ के बीच की डिस्टेंस, जो कि आप थोड़ी देर पहले ही निकाल चुके हैं। क्या निकाली थी, अर्थ से अल्फा सेंचुरी के बीच की डिस्टेंस जो है जिसको मैं रेडियस बोल रहा हूं, वो हमने कैलकुलेट की थी 1.32 पारसेक। 1.32 पारसेक को कन्वर्ट कर रहा हूं मीटर में वापस से, तो ये हो जाएगा 3.08 इंटू 10 की पावर 16 का मल्टीप्लाई, आर्क आ गया, रेडियस आ गया, थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आर्क पाई इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन में रेडियस 1.32 इंटू 3.08 इंटू 10 की पावर 16, और इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा रेडियन में, एंगल जो आएगा वो किस में आ जाएगा, रेडियन में। यू कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 रीड करेंगे। पहले कहानी क्या है रीड कर लेते हैं। Precise measurements of physical quantities are in need of science. Precise measurement मतलब बहुत छोटी से छोटी चीजों को भी हमें मेजर करना होगा। ओके, ये जरूरत है साइंस की। फॉर एग्जाम्पल टू ascertain the speed of an aircraft, अगर किसी एयरक्राफ्ट की स्पीड हम निकाल रहे हैं, one must have an accurate method to find its position at closely separated instants of time. मतलब जो भी उस स्पीड को मेजर कर रहा है उसको ये जरूर पता होना चाहिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस एयरक्राफ्ट की जो पोजीशन चेंज हुई है वो एग्जैक्टली कितनी है, सही वैल्यू उसकी, डीप वैल्यू, बिल्कुल गहराई तक जाके मेजर की गई वैल्यू, अगर पॉइंट में है तो वो वाली वैल्यू पॉइंट में भी उसको पता होना चाहिए। This was the actual motivation behind the discovery of radar in World War II. तो World War II के टाइम पे रडार का इन्वेंशन हुआ था। रडार भी इसी मेथडोलॉजी पे बेस्ड थी जिसमें प्रिसाइज मेजरमेंट बहुत जरूरी था। थिंक ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स इन मॉडर्न साइंस। ओके, अभी जो हम साइंस यूज कर रहे हैं उसके अंदर कुछ और एग्जांपल हमें सोचने होंगे। वेयर प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, टाइम, मास एक्सेट्रा आर नीडेड। कुछ ऐसे एग्जांपल कि जिनको बिना प्रिसाइज मेजरमेंट के लागू नहीं कराया जा सकता है, वैलिड नहीं कराया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है वो बहुत छोटी से छोटी वेवलेंथ, बहुत छोटी से छोटी वेवलेंथ जो कि नेकेड आई से तो साहब बिल्कुल नहीं दिख सकती, उस वेवलेंथ को भी देख सकती है कौन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये वर्क कैसे करती है, इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर बीम चलती है और इलेक्ट्रॉन की बीम को डिफ्लेक्ट करा के यूज किया जाता है। जो भी पर्पस रहा हो क्लास 12th में उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम देखेंगे कैसे ये सब होता है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस बीम को फोकस कराया जाता है जिसकी हेल्प से वेवलेंथ, बहुत छोटी से छोटी वेवलेंथ भी मेजर कर ली जाती है। बहुत छोटी से छोटी वेवलेंथ मेजर करने से फायदा ये है, अब जितनी से छोटी वेवलेंथ हम मेजर कर लेंगे, अब उतना ही हम डीप जाके, गहराई में जाके क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं। दो क्रिस्टल के अंदर दो लैटिस पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, क्रिस्टल कुछ ऐसा होगा तो इन लैटिस पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये सारी चीजें हम एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं
तो जब हमें कोई भी लॉन्चिंग करनी होती है, हमें मून पे अपने सैटेलाइट्स को पहुंचाना है, तो रॉकेट की लॉन्चिंग करनी पड़ेगी। उस टाइम पे छोटे से छोटा टाइम इंटरवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतने 5 आवर्स 6 मिनट और 30 सेकंड के बाद रॉकेट की जो एंगल है इतने एंगल पे चेंज हो जाना चाहिए। मतलब बहुत छोटे से छोटे टाइम इंटरवल पे वो एंगल कैसे चेंज होना चाहिए, तो हर छोटे से छोटे टाइम इंटरवल को हमें रीड करना पड़ेगा। हर छोटे से छोटे टाइम इंटरवल की डिटेल हमारे पास होनी चाहिए, तभी जाके लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट जो है वो पॉसिबल है, तभी जाके वो जो है मून तक पहुंचेगा, नहीं तो कहीं और पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स कंसीडर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.22, एग्जांपल नंबर 22। एग्जांपल नंबर 22 एक बार रीड करते हैं। जस्ट एज प्रिसाइज मेजरमेंट्स आर नेसेसरी, जिस तरीके से हम छोटी सी छोटी वैल्यूज को मेजर करना यूजफुल समझते हैं, उसी तरीके से इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू मेक रफ एस्टिमेट। अब हम बहुत सारी चीजों का रफ एस्टिमेट करना भी चाहते हैं। यहां से सन की डिस्टेंस कितनी होगी, ऐसा नहीं है कि स्केल से मेजर कर ले, उसका कोई यूज भी नहीं है। अगर हम 15 सेंटीमीटर वाले स्केल से मेजर करते गए तो उसका कोई यूज भी नहीं है, तो वहां पे हमें एक रफ एस्टिमेट चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनमें हमें रफ एस्टिमेट करने होते हैं ऑफ क्वांटिटीज यूजिंग rudimentary ideas and common observations. Okay, think of ways by which you can estimate the following. Where an estimate is difficult to obtain, try to get an upper bound of the quantity. ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हमें दिए जा रहे हैं और इन एग्जांपल्स में हमें रफ एस्टिमेशन करना होगा। एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 2.22 में क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर सबसे पहला जो पार्ट दिया जा रहा है, सबसे पहले पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि मानसून के टाइम बारिश पड़ती है, मस्त एकदम नहाते हैं आप लोग, तो मानसून के टाइम जो बारिश पड़ती है उसका एस्टिमेशन आपको निकालना है कि वो जो बादल है उस बादल के अंदर कितने केजी वाटर है। आप सोचोगे ये कैसा एस्टिमेशन करना है, हाँ तो इसकी भी जरूरत पड़ती है हमें। उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेनफॉल कितना हो सकता है। तो अभी बेसिक आइडिया अपना ये है कि हमें फाइंड आउट करना है द टोटल मास ऑफ रेन बियरिंग क्लाउड्स, जो बादल जिनके पास रेन होती है, पानी होता है, वो फाइंड आउट करना है हमें। और वो भी कहां, इंडिया के ऊपर। इंडिया के ऊपर जो बादल हैं उनमें कितना पानी है ये फाइंड आउट करेंगे हम। एक दो बकेट कम ज्यादा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। देखिए कैसे एस्टिमेशन करेंगे। एक रफ आइडिया होता है हमारे पास कि जो वाटर फॉल हो रहा है उसकी हाइट है, उसकी हाइट हमें 1 मीटर के आसपास बोल दी जाती है। हमें बता दिया जाता है कि इंडिया में इस बार मानसून जो होगा उसमें पानी की जो हाइट होगी वो 1 मीटर तक के लेवल की हो सकती है। कहां, इंडिया के अंदर। ओके, हाइट अगर हमें पता है तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, लेट द एरिया, इंडिया का जो एरिया है कैपिटल ए मान लिया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, ये तो मैंने एक एग्जांपल के बेस पे आपको बता दिया कि हाइट को 1 मीटर मान लेते हैं, जनरली मैं h मान के चलूंगा। तो वॉल्यूम, जो पानी बरस रहा है, पानी अर्थ के ऊपर आ रहा है, उसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू हाइट, ये वॉल्यूम हो जाएगा मीटर क्यूब के अंदर। और एक बार अगर वॉल्यूम हमें फाइंड आउट हो गया तो हम मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा, जो पानी बरस रहा है उसका मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और डेंसिटी वाटर की यूजुअली आपको पता होती है, अभी आप रो ही रहने दो, तो ये हो जाएगा AH रो, AH रो। ये हो गया मास, वो मास जो पानी बनके अर्थ के ऊपर बरस रहा है, तो इतना ही मास डेफिनेटली बादलों के अंदर पानी का रहा होगा। जितना पानी बरस रहा है उतना ही पानी बादलों के अंदर था। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम बादलों में कितना पानी था फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है द मास ऑफ एन एलिफेंट। अभी क्या है, जो हाथी जी हैं उन हाथी जी का मास हमें फाइंड आउट करना है। इसी का एग्जांपल नंबर 2 है
तो मान लो जो एक बोट है, पानी है, ये मस्त एक रिवर है, पॉन्ड है, इसके अंदर एक बोट है और ये बोट यहां तक डूबी हुई है। कितनी हाइट तक? ये हाइट मान लो स्टार्टिंग में x1 हाइट है, x1 हाइट तक डूबी हुई है। उसके बाद हमने एक बढ़िया से मस्त से भारी से हाथी को लाके रख दिया और उसके बाद बोट इतनी डूब गई। कितनी डूब गई? x2 अमाउंट अब पानी के अंदर है बोट का। इसके अंदर मस्त हाथी होगा, ये देखो हाथी बैठा हुआ है, अभी ऐसा ही हाथी है, रेडीमेड हाथी है ये। तो पहले x1 तक डूब रही थी नाव जब उसके अंदर कोई नहीं था, बस बोट का अपना मास था, और अभी जो है x2 अमाउंट डूब रही है। तो टोटल कितना, मतलब हाथी को इंसर्ट कराने के बाद टोटल कितनी हाइट चेंज हुई है? चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1। अब इतनी है, पहले इतनी हुआ करती थी, तो हाइट का चेंज कितना हो गया? x2 माइनस h1। और मान लो कि x2 माइनस x1 जो है वो h के बराबर है। किसके बराबर मान लिया? h के बराबर। सर अब कैसे फाइंड आउट करोगे हाथी का मास? ओके, आर्किमिडीज साहब, कौन से साहब? आर्किमिडीज साहब, स्पेलिंग देख लेना भाई। आर्किमिडीज सर जी कह के जाते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है, वो ऑब्जेक्ट जो कि पानी के अंदर इमर्स कराई गई है, उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है? हटाए गए पानी के बराबर होता है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आर्किमिडीज साहब कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डुबा रहे हैं वो हमेशा पानी को हटाती है, और उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, डुबाई गई ऑब्जेक्ट का जो वेट है, वो अपने वेट के बराबर पानी हटाती है। ऑब्जेक्ट का अगर वेट 10 न्यूटन है तो वो 10 न्यूटन पानी को ही हटाएगी। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, हटाए गए पानी का वेट। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, हटाए गए पानी का वेट, मतलब हटेला, हटेला पानी के वेट के बराबर होगा ऑब्जेक्ट का वेट। ऑब्जेक्ट के वेट का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, mg। ऑब्जेक्ट के वेट का फॉर्मूला होता है mg। और हटाए गए पानी का वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हटाए गए पानी का वेट इज इक्वल टू होगा हटाए गए पानी का मास, मास किसका? डिस्प्लेस्ड वाटर का मास इनटू g। हटाए गए पानी का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैंसिल कर देंगे। हटाए गए पानी का मास कैसे फाइंड आउट करेंगे? मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मान लो ये जो बेस है, ये जो बेस है इसका एरिया A है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया इनटू जो हाइट चेंज हुई है, चेंज इन हाइट को h लिख लो और बता दो, तो मास इज इक्वल टू आ जाता है। ये भी बता दो कि h जो है वो किसके बराबर मान रखा है? x2 माइनस x1 के बराबर। वापस से देख लो, जो ऑब्जेक्ट का मास है, ऑब्जेक्ट का मास है वो हटाए गए लिक्विड के मास के बराबर होगा। हटाए गए लिक्विड का मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और कितना वॉल्यूम हटाया है? एरिया बेस का A है, और हटाए गए पानी की जो हाइट है, चेंज इन हाइट, वो h है। तो हटाए गए लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो A इंटू h के बराबर होगा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। किसका? माननीय हाथी जी का, एलिफेंट जी का। नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन के अंदर, विंड स्पीड ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। अभी हमें क्या है? विंड जो चल रही है, एक तूफान आ रहा है। किसी की भी जिंदगी में तूफान आ सकता है, पढ़ते रहें, तूफान को बचाते रहें। तो एक तूफान जो आ रहा है, स्टॉर्म जो आ रहा है, उसमें हमें उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं? मान लो यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, तूफान की वजह से वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गई, फिर हमने उस ऑब्जेक्ट के एंगल को चेक किया कि भाई कितना एंगल ये ऑब्जेक्ट ने चेंज किया है। यहाँ एक पर्सन खड़ा था, बढ़िया सा पर्सन खड़ा था जो कि एंगल मेजर कर सकता है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ हुआ करती थी, हवा की वजह से, आंधी की वजह से, तूफान की वजह से वो ऑब्जेक्ट यहाँ चली गई, इधर चली गई, बढ़िया, ओके, क्लियर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस x मान लो, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की h मान लो, ओके। तो अब tan थीटा कैलकुलेट करो।
tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस h। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें तो स्पीड फाइंड आउट करनी थी, तो एक काम करो x फाइंड आउट करो, x इज इक्वल टू हो जाएगा h tan थीटा। ये h आपको पता होगा, ऑब्जेक्ट आपसे कितनी ऊंचाई पे थी आपको पता होगा, x आपको नहीं पता कि कितनी दूरी वो बढ़ चुकी है, इसका एस्टिमेशन हम इस फॉर्मूला से कर रहे हैं, क्योंकि h पता है और यहाँ एंगल कितना चेंज हुआ है वो पता है। ऑब्जेक्ट यहाँ थी, यहाँ पहुंच गई, इस बीच में एंगल कितना चेंज हुआ वो पता है, h पता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके x हमें पता चल जाता है। लेकिन सर वेलोसिटी कहां फाइंड आउट हुई, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है चली गई डिस्टेंस अपॉन में लिया गया टाइम। टाइम तेरे पास घड़ी होगी मस्त एकदम फास्ट ट्रैक की घड़ी जो सही टाइम बताएगी, x तेरे को इस फॉर्मूला से पता चल जाएगा और टाइम से कर देगा डिवाइड, तेरे को वेलोसिटी पता चल जाती है। ओके, आगे पूछा जा रहा है, ये जो क्वेश्चन है इसमें बालों की बात हुई है, तो बालों की बात क्या हुई है, किसी गंजे के सर पे, सॉरी गंजे के सर पे नहीं, बाल वाले आदमी के सर पे कितने बाल हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। द नेम ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड, आपकी ही बात की जा रही है, आपके सर में कितने बाल हैं, कई बार लोग बोलते हैं मजाक करते हैं कि सर में जितने बाल हैं इतनी चीज, तो ये काउंटेबल है, सर के जो बाल हैं उनका एस्टिमेशन लगाया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है, और अंदाज लगाने वाली की हम बात कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो देखिए आप क्या करेंगे, एक सबसे पहले आप अपने सर के अंदर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई मेजर करके अपने सर पे पेन चला लेंगे, मार्कर चला लेंगे मस्त सा, जिसमें पता चलता रहे, और उस बीच में कितने हेयर होंगे डेफिनेटली वो आप काउंट कर सकते हो, टाइम लगेगा लेकिन काउंट कर सकते हो, 100 200 300 जितने भी हो गंजे लोगों को आसानी है, उनको इजीली काउंट कर सकते हैं वो लोग। तो इसमें आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने बाल होंगे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट द नंबर ऑफ हेयर्स इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x मान लो, और फिर पूरे हेड का जो एरिया है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसका एस्टिमेशन आपके पास होता है। एंड द एरिया ऑफ हेड ये हमने मान लिया कैपिटल A है, ओके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में मान लो हमारा जो सर है, सर उसका एरिया है A सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने, तो A सेंटीमीटर स्क्वायर में नंबर ऑफ हेयर्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ हेयर्स जो होंगे कैपिटल N इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में नंबर ऑफ हेयर इनटू टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर कितने हैं ये। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से आप आपके सर में कितने बाल हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन योर क्लासरूम। आपकी जो क्लास है, ये अलग बात है कि आजकल आप क्लास में नहीं जा पा रहे हैं, आशा करते हैं जल्दी जा पाएंगे आप। तो लास्ट पार्ट है इसके अंदर जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि जो क्लासरूम होता है वो बहुत अच्छा होता है, और उस क्लासरूम के अंदर टोटल कितने एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे इसका अंदाजा आपको लगाना है। मान लो ये जो क्लासरूम है उसका वॉल्यूम है, लेट द वॉल्यूम इज कैपिटल V। जो भी क्लासरूम है उसका वॉल्यूम मैंने कैपिटल V मान लिया। कैपिटल V वॉल्यूम मानने के बाद कैसे हम अंदाजा लगाएंगे कि पूरे क्लासरूम में एयर के कितने मॉलिक्यूल होंगे। दिखते तो नहीं है, दिखते तो मेजर कर भी सकता था। ओके, एक बात मैं जानता हूं, क्या बात मैं जानता हूं, ये जानता हूं एवोगैड्रो नंबर के बारे में जानता हूं। एवोगैड्रो नंबर मुझे ये बताता है कि एक मोल कितने, एक मोल एयर के अंदर होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल एयर में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल एयर में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक मोल में वॉल्यूम कितना होता है, एक मोल एयर का वॉल्यूम होता है सर 22.4 लीटर। एक मोल एयर का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे
बाई जेड 10⁻³ का मल्टीप्लाई करने से मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था एक मोल एयर के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हो, एक मोल एयर के अंदर नंबर ऑफ एयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इतने सारे मॉलिक्यूल मिलके एक मोल बनाते हैं। ओके, एक मोल में इतना वॉल्यूम होता है। एक मोल एयर की अगर मैं बात करूं तो इतना वॉल्यूम होता है एक मोल एयर का, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि इतना वॉल्यूम जो है इतने मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। इसमें क्या बनता और बिगड़ता है, इतना वॉल्यूम जो है इतने सारे मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, तो इतना वॉल्यूम कितने से बनेगा, बचा क्या। ओके, इतना वॉल्यूम इतने मॉलिक्यूल से, तो 1 मीटर क्यूब कितने मॉलिक्यूल से, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में 22.4 इंटू 10⁻³ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम बनाने के लिए किसका, एयर का, इतने मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी। तो V, कैपिटल V अमाउंट का वॉल्यूम बनाने के लिए कितने की होगी, बस मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁻23 अपॉन में 22.4 इंटू 10⁻³ इंटू कैपिटल V। ये कैपिटल V तुझे पता चल जाएगा, ये पता होता है, तू कैलकुलेट कर सकता है, तेरी क्लासरूम तेरे पास स्केल, तू मेजर कर सकता है। तो इससे क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस फॉर्मूला से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 एकदम गर्मा गर्म बात है, देखते हैं क्या बात है। द सन इज ए हॉट प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब जो सॉलिड नहीं है, लिक्विड नहीं है, गैस नहीं है, सबका मिक्सचर होता है। आयनाइज्ड मैटर विथ इट्स इनर कोर एट ए टेम्परेचर, मतलब सन के अंदर का टेम्परेचर आपको बताया जा रहा है, लगभग 10⁻7 केल्विन होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया ये तो। बढ़िया रोटी है, इस टेम्परेचर पे तो एकदम बढ़िया रोटी सीखेंगी। एंड इट्स आउटर सरफेस एट ए टेम्परेचर, आउटर सरफेस का भी टेम्परेचर बताया है। एट दीज हाई टेम्परेचर्स नो सब्सटेंस रिमेन्स इन अ सॉलिड, इतने ज्यादा टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड नहीं रह सकता, डेफिनेटली उसको गैसियस फॉर्म में रहना पड़ेगा। ओके, इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी। अब आपसे एस्टिमेशन लगवाया जा रहा है कि मास डेंसिटी क्या होगी, सन जो है उसकी डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स और गैस, फिर आपसे कंपेयर कराया जा रहा है। आप जो भी आंसर फाइंड आउट करोगे उसको कंपेयर करना पड़ेगा, क्या ये डेंसिटी सॉलिड की हो सकती है, क्या दी गई डेंसिटी लिक्विड की हो सकती है, क्या दी गई डेंसिटी गैस की होगी, ये आपको फिर कंपेयर करना होगा आंसर को। ओके, चेक इफ योर गैस इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आपको दिए गए डेटा से ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और फिर कंपेयर आपको करना है। चलिए मैं आपको बता दूं, दिया गया है मास ऑफ द सन, जो सन है उसका मास दिया जा रहा है, बड़ा भारी है, 2 इंटू 10⁻30 kg इसका मास है। ओके, आगे रेडियस ऑफ द सन, सन की जो रेडियस है वो दी जा रही है 7 इंटू 10⁸, तो अर्थ से तो बहुत बड़ा है, 10⁸ मीटर। अब हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो एक काम करो, डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दूंगा, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, वॉल्यूम कैपिटल V इज इक्वल टू होता है, क्योंकि सन स्फेरिकल है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इंटू रेडियस का होल क्यूब। रेडियस आपको पता ही है कितनी है, 7 इंटू 10⁸, उसका कर देंगे होल क्यूब। तो यहां से वॉल्यूम पता चल जाएगा सर जी, डेंसिटी फाइंड आउट कर ले। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है दिया गया मास 2 इंटू 10⁻30 अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम है 4/3 पाई इंटू 7 इंटू 10⁸ का होल क्यूब। और इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आ जाती है डेंसिटी की, वो है नियर अबाउट 1.4 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाती है इसको नियर अबाउट सॉल्व करने के बाद। अब देखिए ये जो डेंसिटी है, ये जो डेंसिटी है, अच्छा मैं आपको एक अंदाजा बता दूं, जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी लगभग आप मान सकते हो 5 इंटू 10⁻³ kg की रेंज में होती है, kg पर मीटर क्यूब की रेंज में। और जो लिक्विड है, स्पेशली वाटर की बात कर रहा हूं, उसकी डेंसिटी होती है 1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब की रेंज में। इससे आपने जो रिजल्ट फाइंड आउट किया इसको कंपेयर करके देख तो जरा, अरे सर जी ये आंसर तो दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब ये जो फेज है, डेंसिटी जो है किसकी, सन के मटेरियल की,
वो लिक्विड और सॉलिड के बीच में आ रही है, गैस नहीं आ रही। अब आप सोचने पे मजबूर होंगे, आप मजबूर हो भी जाइए कि इतने ज्यादा टेम्परेचर पे फिर गैस वाली डेंसिटी क्यों नहीं आ रही। सन की जो कोर है, सन जो है वो गैसियस फॉर्म में क्यों नहीं है, सॉलिड और लिक्विड के बीच वाली फेज में क्यों है, प्लाज्मा की फॉर्म में क्यों है। तो इसका रीजन है कि सन पे बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है। सन के बाहरी लेयर्स पे अंदर वाली लेयर्स की वजह से अंदर खींचने की क्षमता है, और वो लेयर्स उसको अंदर की तरफ खींचती हैं, जिसकी वजह से अंदर की तरफ खींचने की वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है। वो दूर दूर नहीं रहते हैं, जो सन के सब्सटेंस के सन का जो मटेरियल है उसके पार्टिकल्स दूर दूर नहीं रहते, वो पास रहते हैं, क्योंकि उनको सेंटर की तरफ सबको खींचा जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी जो है वो गैस की फॉर्म में नहीं आ रही है, बल्कि सॉलिड और लिक्विड की स्टेट में जो डेंसिटी होती है उसके आसपास आ रही है सन की डेंसिटी। Let's read the question number 24. When the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers from the Earth. अर्थ से जुपिटर की डिस्टेंस हमें दे रखी है, बहुत ज्यादा दूरी पर है। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर। ओके, उससे पहले कुछ और भी लिखा हुआ है, फ्रॉम द अर्थ कॉमा इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी इतना सेकेंड ऑफ आर्क। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर। आपको जुपिटर का डायमीटर फाइंड आउट करना होगा। देखिए कहानी क्या है क्वेश्चन की, वो मैं आपको समझा दूं। जुपिटर दिया गया है, जुपिटर की जो डिस्टेंस है अर्थ से, डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द अर्थ गिवन है 824.7 मिलियंस किलोमीटर। मिलियंस किलोमीटर का मतलब है 10⁶ मीटर हो जाएगा। और उसके बाद हमें दिया जा रहा है एंगुलर डायमीटर। एंगुलर डायमीटर का मतलब होता है एंगल। जुपिटर ने, ये जुपिटर है, जुपिटर ने अर्थ के ऊपर ये जो एंगल बनाया है, जुपिटर को एंगुलर डायमीटर मतलब इसके डायमीटर ने यहां जो एंगल बना रखा है अर्थ के ऊपर, वो कितना है, वो हमें थीटा दिया जा रहा है, और थीटा दिया गया है 35.72 सेकेंड ऑफ आर्क। ओके, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैंने d मान लिया। ओके, और ये एंगुलर डायमीटर मेरे को गिवन है, ये आर्क मुझसे पूछी जा रही है। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर। एक्चुअल डायमीटर पूछा जा रहा है, यहां से यहां तक का ये डायमीटर पूछा जा रहा है, मतलब आर्क आपसे पूछी गई है। क्या पूछी गई है, ये आर्क आपसे पूछी जा रही है यहां से यहां तक की। तो थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क जो कि पूछी जा रही है, अपॉन में रेडियस मतलब उसको डिस्टेंस बोल रहा हूं, अपॉन में डिस्टेंस d। तो यहां से आर्क आपसे पूछी जा रही है, तो आर्क इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू डिस्टेंस। ओके, थीटा कितना दिया है 35.72, लेकिन क्या सेकंड। सेकंड ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर एंगल की यूनिट नहीं होती, ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर एंगल की यूनिट होती है रेडियन। पहले इस दिए गए सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 इंटू 60 का बाइजक मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसका। ओके, इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस भी मिलियन किलोमीटर्स में दी थी, मिलियन किलोमीटर्स को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। याद रखें 10⁶ का मल्टीप्लाई कर देने से मिलियन किलोमीटर्स मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब ये वैल्यू को, डिस्टेंस की वैल्यू को पुट कर दो। डिस्टेंस है 824.7 इंटू 10⁶, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें आर्क की वैल्यू पता चल जाती है, वो भी किसमें, मीटर के अंदर। तो ये आर्क की वैल्यू मीटर के अंदर आ रही है 1.428 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस आ रही है, ये जो आर्क आ रही है, ये आपको जुपिटर के डायमीटर के बारे में बता रही है। तो आप देख सकते हैं जुपिटर का डायमीटर लगभग इस रेंज में होता है। क्वेश्चन नंबर 25 रीड करते हैं। ए मैन वॉकिंग ब्रिस्कली इन रेन विद स्पीड स्मॉल v मस्ट slant his umbrella forward making an angle theta with the vertical।
एक आदमी चल रहा है बारिश के अंदर, तो उसको अपना अम्ब्रेला जो है जिस डायरेक्शन से बारिश आ रही है वर्टिकल से थीटा डिग्री एंगल पे उस साइड में उसको रखना पड़ेगा अपना अम्ब्रेला। ओके, एंड थीटा विद द वर्टिकल, ए स्टूडेंट डेराइव्स द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन थीटा एंड बी। अब कितने एंगल पे उसको अपना अम्ब्रेला रखना पड़ेगा उसका, और वेलोसिटी कितनी है उस पर्सन की, उसके बीच में एक स्टूडेंट ने रिलेशन फाइंड आउट किया है, और v इज इक्वल टू tan थीटा। उसने कहा है कि सब रिलेशन होगा ये v इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, एंड चेक्स दैट द रिलेशन हैज अ करेक्ट लिमिट, लिमिट्स वगैरह सारी ठीक चीजें ठीक हैं। रेन्स फॉल वर्टिकली फॉर अ स्टेशनरी मैन, डू यू थिंक दिस रिलेशन कैन बी करेक्ट। आपको बताना है कि उसने जो फॉर्मूला मेहनत करके फाइंड आउट किया है क्या वो ठीक है। देखते हैं, डायमेंशनली चेक करते हैं इस बात को। ये RHS है और ये LHS है, तो RHS पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और मैं आपको बता दूं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उनकी जो डायमेंशन होती है वो डायमेंशन लेस होते हैं, उनकी डायमेंशन 1 आती है। डायमेंशन लेस मतलब 1। ओके, तो RHS की डायमेंशन तो 1 आ जाती है, या कह दो कि डायमेंशन लेस है, और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन जो कि LT-1 आती है। तो RHS इज नॉट इक्वल टू LHS, मतलब ये फॉर्मूला गलत है, डायमेंशनली रॉन्ग है ये फॉर्मूला, क्योंकि दोनों साइड की डायमेंशन बराबर नहीं आ रही है। तो फिर करेक्ट कैसे वो करेंगे इसको, इफ नॉट गेस द करेक्ट रिलेशन, तो फिर करेक्ट रिलेशन क्या हो सकता है। करेक्ट रिलेशन में आपको बता दूं, अगर राइट हैंड साइड की डायमेंशन नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड की भी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। मतलब tan थीटा जो है मतलब बिना डायमेंशन इज इक्वल टू बिना डायमेंशन, डायमेंशन लेस इज इक्वल टू डायमेंशन लेस। तो इधर तो वेलोसिटी की डायमेंशन आ रही है, तो अपॉन में भी वेलोसिटी की ही डायमेंशन कर दो। कैसे, v अपॉन u। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी या फिर रेंज की वेलोसिटी। किसी भी दूसरी वेलोसिटी को हम इससे डिवाइड कर देंगे, दोनों ही डायमेंशन सेम है, तो इस साइड में भी v अपॉन u की जो डायमेंशन है वो एग्जैक्टली 1 आ जाएगी, और इस साइड की भी डायमेंशन tan थीटा की भी डायमेंशन जो है 1 आ जाएगी। दैट मींस के RHS जो है LHS के बराबर हो जाएगा और अपना काम बन जाएगा। तो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू v अपॉन u, या फिर u अपॉन v, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि दोनों साइड की डायमेंशन सेम आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर, इट इज क्लेम्ड दैट 2 सीजियम क्लॉक्स, ओके, सीजियम मटेरियल की बनी हुई 2 घड़ियां हैं, इफ अलाउड टू रन फॉर 100 इयर्स, 100 साल के लिए अगर उनको चलने दें दोनों घड़ियों को, वॉचेस को, क्लॉक्स को, तो फ्री फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस मे डिफर बाय ओनली अबाउट, 100 साल में केवल टाइम का जो डिफरेंस आ सकता है उनके बीच में वो आ सकता है 0.02 सेकंड। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी एक्यूरेट है, कितनी ज्यादा एक्यूरेसी है इनकी। What does this imply for the accuracy of the standard cesium clock in measuring a time of interval of 1 second? तो फिर 1 सेकंड टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए इन घड़ियों की, ये जो क्लॉक्स हैं इनकी एक्यूरेसी क्या होगी। देखिए एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है रिलेटिव एरर के बराबर। एक्यूरेसी को कैलकुलेट करना है मतलब आप रिलेटिव एरर को कैलकुलेट कर लो। रिलेटिव एरर को कैसे कैलकुलेट करोगे, कितनी टाइम के अंदर मिस्टेक आ रही है, एरर आ रही है, अपॉन में किस टाइम को आप मेजर कर रहे थे, कितनी मिस्टेक आ रही है अपॉन में किस टाइम को आप मेजर कर रहे थे। मिस्टेक कितनी आ रही है 0.02 सेकंड की, और कौन से टाइम को आप मेजर कर रहे थे 100 साल को। तो 100 साल में 365 डेज, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो इसको इससे डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा एक्यूरेसी क्या है, उन क्लॉक्स की एक्यूरेसी क्या है, कितनी रिलेटिव एरर वो कर सकती हैं। ओके, और ये रिलेटिव एरर सॉल्व करने के बाद आ जाती है 0.63 इंटू 10 की पावर -11, बहुत कम है रिलेटिव एरर। तो इस टाइप की जो वॉचेस हैं उनसे रिलेटिव एरर होने के चांसेस बहुत कम हैं। और इस आंसर को थोड़ा एनालाइज हमें करना होगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 सेकंड के
टाइम को मेजर करने के लिए एक्यूरेसी क्या हो सकती है। तो थोड़ा सा इस आंसर को एनालाइज करते हैं। इस आंसर का मतलब है इतनी मिस्टेक पर सेकंड में आ सकती है। 0.63 into 10 की पावर -11 सेकंड्स इन 1 सेकंड, सेकंड्स इन 1 सेकंड। इसका मतलब यह है 1 सेकंड के टाइम को मेजर करने के लिए इतनी छोटी सी मिस्टेक आ सकती है। और यही हमसे पूछा गया है कि 1 सेकंड के टाइम को मेजर करने में कितनी मिस्टेक पॉसिबल है।